Hello friends, my name is Ritesh Agarwal and I welcome you all to the analysis on Score Booster series. We will be talking about mock first test in the series of Score Booster series. उसे हम एनालाइज करेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे, सारे पैसेजेस देखेंगे, ये देखेंगे कि करेक्ट आंसर्स क्या होने चाहिए और ये भी देखेंगे कि और किस तरह के क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा सकते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पैसेज. देखो, जो पहला पैसेज था बहुत फेयरली पॉपुलर टॉपिक पे था. अगर आप लोग थोड़ा करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर आपने देखा होगा, काफ़ी मीडिया कवरेज हुई थी. कौन से टेलीस्कोप के बारे में यहाँ बात हो रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल इंफ्रारेड टेलीस्कोप ऑफ नासा हुज नेम हैज़ बीन रिप्लेस्ड. ठीक है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि द करेक्ट आंसर एनीवेज इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. इसने रिप्लेस किया है हबल टेलीस्कोप को. इसे हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर माना जा रहा है. अब आपका कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर हो कि कौन से टेलीस्कोप की बात हो रही है, हबल टेलीस्कोप की बात हो रही है या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात हो रही है. बट ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है. और दूसरी बात, जो हबल टेलीस्कोप है वो अल्ट्रा वायलेट रेंज पे काम करता था, इंफ्रारेड पे जो काम करता है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है. तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन डी होगा. फेयरली इजी क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर टॉपिक था. आई एम श्योर आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा और इसे ठीक भी मार्क किया होगा. From which of the following countries launch center substituted by second was the above mentioned telescope launch? तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च कहां से हुआ था. ठीक है, ऑप्शंस हैं फ्रेंच गुयाना, यूएसए, यूके और इजराइल. यहां पर दिया हुआ है थोड़ा बहुत कि कुरुओ स्पेस पोर्ट से लॉन्च हुआ था और कुरुओ स्पेस पोर्ट जो है वो फ्रेंच गुयाना में है. फ्रेंच गुयाना फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है जो साउथ अमेरिका के नॉर्थ में आती है और यहां से ये लॉन्च हुआ था. अगेन, अगर आपने लॉन्च के बारे में पढ़ा है तो ये बेसिक फैक्ट्स में से आता है कि लॉन्च कहां से हुआ था, किस स्टेशन से लॉन्च हुआ था. तो ये भी एक फेयरली इजी क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द अबव मेंशन टेलीस्कोप? अब देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो एक स्पेशल चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, इज नॉट ट्रू. तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट या अनट्रू स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. कई बार लैंग्वेज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें लगा ट्रू मार्क करना है, करेक्ट मार्क करना है, बट आपको स्पेसिफिकली फोकस करना पड़ेगा क्योंकि कई बार ये बहुत माइनर गलती बच्चे कर जाते हैं. तो इज नॉट ट्रू मतलब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है. अब पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है. टेलीस्कोप इज द रिजल्ट ऑफ एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड इजराइल स्पेस एजेंसी. क्या गलती है इसमें? जो कोलैबोरेशन हुआ था वो हुआ था नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में. ठीक है, ना कि नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इजराइल स्पेस एजेंसी. तो इजराइल स्पेस एजेंसी गलत है यहाँ पे. जो करेक्ट आंसर होगा उसमें कैनेडियन स्पेस एजेंसी आना चाहिए. इट विल रिवील न्यू एंड अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज एंड हेल्प ह्यूमैनिटी अंडरस्टैंड द ओरिजिन्स ऑफ द यूनिवर्स. यस, बिल्कुल ठीक है. इट विल बी लॉन्च्ड ऑन एरियन 5 रॉकेट विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल लॉन्च व्हीकल्स. ये भी ठीक है. तो यानी बी और सी करेक्ट स्टेटमेंट्स. और आपसे पूछा गया था इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू वाला जो स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि इजराइल स्पेस एजेंसी की जगह कैनेडियन स्पेस एजेंसी यहां पर आना चाहिए था. हेडक्वार्टर्स ऑफ नासा कहां पर है? देखो, हेडक्वार्टर्स ऑफ नासा अगेन पूछा गया है आपसे. नासा के बारे में बेसिक बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको वैसे भी पता होना चाहिए. ठीक है, इतनी प्रीमियर स्पेस एजेंसी है. नासा के हेडक्वार्टर्स यूएसए में है और यूएसए में वॉशिंगटन डीसी में नासा के हेडक्वार्टर्स हैं. यहां पर एक और क्वेश्चन सोचो आपसे पूछा जा सकता था प्रोबेबली कि नासा के चीफ कौन है, हु इज द नासा एडमिनिस्ट्रेटर. बिल नेल्सन इस समय करेंटली नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए. Which of the following are objectives of the above mentioned telescope? अब टेलीस्कोप क्या काम करेगा, बेसिकली क्यों लॉन्च किया गया है? To search for the first galaxies that were formed after the Big Bang, to determine how galaxies evolved from their earlier formation until now, and to measure the physical and chemical properties of planetary system and investigate the potential for life in such ecosystems. तो ये बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के. तो ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज, एक बार अपन ध्यान से सोचें कि इस पैसेज में 5 क्वेश्चंस थे. 3 क्वेश्चन तो बहुत स्पेसिफिकली सीधे सीधे
थे। टेलीस्कोप कौन सा है सबको पता है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। कौन से पोर्ट से लॉन्च हुआ, नासा के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, ये तीनों क्वेश्चंस तो बहुत आसान थे। और कौन सी एजेंसीज के कोलैबोरेशन से था, ये भी फैक्ट आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो मेरी नज़र में 5 में से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली 100% ईजी क्वेश्चंस थे, एक मॉडरेट था और एक क्वेश्चन में भी शायद यहाँ पर स्टेटमेंट बेस पे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस हुई हो, तो एक क्वेश्चन को अपन मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। अदरवाइज 3 से 4 क्वेश्चंस मैं मानता हूं कि यहां पर किए जा सकते थे, डेफिनेटली डूएबल थे। ठीक है, अच्छा और क्या क्वेश्चंस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पे पूछे जा सकते थे? देखो अगेन, जब हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं तो हमें हबल के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। हबल कब लॉन्च किया गया था? 1990 में लॉन्च किया गया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब क्यों है? क्योंकि जेम्स वेब फॉर्मर नासा एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। ठीक है, पहले इसका नाम NGST था, फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किया गया। ठीक है, हबल में और इसमें क्या डिफरेंस है? इसका मिरर बड़ा है, ठीक है, इसका ऑर्बिट अलग है। ठीक है, ये जो है लैग्रेंज पॉइंट L2 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लगाया जाएगा। ठीक है, इसकी रेंज ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह के जो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं वो भी आप पढ़ें, तो हमने क्लास नोट्स में इसका जिक्र किया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का। आप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड आई होप कि आप लोगों ने इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस ठीक किए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर इज 16 अक्टूबर। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज 16 अक्टूबर। इस साल वर्ल्ड फूड डे की थीम क्या थी? देखो जब भी कभी डेज के बारे में क्वेश्चंस आते हैं तो वो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी थीम क्या, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड फूड डे की थीम जो थी इस साल वो थी आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट एंड अ बेटर लाइफ। तो अगर आपने वर्ल्ड फूड डे के बारे में पढ़ा है तो आपको उसका डे याद होगा, उसकी थीम याद होगी। इंडिया का रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या था? देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत न्यूज़ में रहा था। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है वर्ल्ड फूड डे के बारे में आपने शायद उतना अच्छे से ना पढ़ा हो या याद ना रहा हो। डेट्स अक्सर थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं मानता हूं याद रखना होता है। ठीक है, थीम, डेट, दीज आर स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो पहले 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली इसमें थोड़े डिफिकल्ट श्रेणी के थे, बट ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक सबको याद होना चाहिए, 101 आउट ऑफ 116। काफ़ी डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन भी हमने किया है, काफ़ी बातें भी इसके बारे में हुई है कि लास्ट ईयर 94 रैंक था हमारा आउट ऑफ 107, इस साल 101 रैंक था आउट ऑफ 116। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स इटसेल्फ अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है कि इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, इंडेक्स में कौन से पैरामीटर्स पे रैंक किया जाता है, सबसे लीस्ट रैंक कंट्री कौन सी है, हाईएस्ट रैंक कंट्री कौन सी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 101 था। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों ये क्वेश्चन इस पैसेज का पार्ट बना? क्योंकि वर्ल्ड फूड डे के बारे में बात करें, फूड, मेलन्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, हंगर, ये सब रिलेटेड है। और मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि इस साल न्यूट्रिशन मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक खराब आया है। इस साल हमने PM पोषण स्कीम लॉन्च की है, पोषण ट्रैकर के बारे में न्यूज़ आ रहा था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में न्यूट्रिशन से लेकर के काफ़ी सारे पैरामीटर्स निकल करके आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे, अगर आप नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स देखें उसमें भी मेल न्यूट्रिशन के बारे में बात की गई है। तो इस साल मेल न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई काफ़ी बातें हुई है, तो उससे जुड़े हुए सारे फैसेट्स आप कवर करें। यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा वो 101 होगा। In which year did the World Food Program win the Nobel Peace Prize for its commendable efforts? देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। नोबेल पीस प्राइज मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हंगर पे काम करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया था। और ये जो प्रोग्राम है इसे नोबेल पीस प्राइज मिला था। कब मिला था? 2020 में। देखो नोबेल पीस प्राइज, अगेन नोबेल प्राइजेज इंपॉर्टेंट होते हैं, पीस प्राइज ज़्यादा पूछा जाता है इन जनरल। और इस साल नोबेल पीस प्राइज़ भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी आपके पेपर में नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में पूछा जा सकता है। देखो लॉजिकली इस साल ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आंग सान स्यू की, जिन्हें म्यांमार में अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ठीक है, FW de क्लर्क जो साउथ अफ्रीका के पहले बेसिकली लास्ट वाइट प्रेसिडेंट थे, अपार्थीड एरा के प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हो गई, वो नोबेल पीस प्राइज़ विनर थे। ठीक है,
अबी अहमद जो इथोपिया में फिलहाल जेनोसाइड के दोषी पाए जा रहे हैं, उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो इस साल नोबेल पीस प्राइज़ बहुत वजह से न्यूज़ में है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो नोबेल पीस प्राइज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कौन से साल में मिला था? 2020 में मिला था। ठीक है। अच्छा, एक और बात, नोबेल पीस प्राइज़ जो है आपको पता है बाकी सारे जो नोबेल प्राइजेज हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, बट नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। अच्छा, हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? रोम, इटली। देखो ये मैंने आपको पुराने सेशंस में अपने सारे स्टूडेंट्स को मैंने कहा है कि जो भी यूएन एजेंसीज़ हैं, ठीक है, चाहे वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो यूनेस्को हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन हो, ठीक है, आईएलओ हो, डब्ल्यूएचओ हो, कोई भी हो, इन सब के आपके पास हेडक्वार्टर्स, चीफ कब फॉर्म हुए, ये सारा डिटेल्स होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन किसी ना किसी मॉक में उठ के आ भी जाता है और एक्सपेक्टेशन है कि क्लैट में भी आने के चांसेस होते ही हैं। तो आप नॉट ओनली फॉर दीज, आई मीन नॉट जस्ट फॉर लेट्स से यूएन एजेंसीज, बट इवन इंडिया में भी जो इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई है या आरबीआई है या सेबी है या नीति आयोग है, आप इन पर थोड़ा सा बैकग्राउंड नोट प्रिपेयर करें। जो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, चाहे सार्क है, आसियान है, बिम्स्टेक है, ब्रिक्स है, क्वाड है, ऑकस है, इन पर भी एक बैकग्राउंड नोट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी तैयारी अगर आप स्टैटिक से कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अगेन एफएओ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के टाइम पर भी न्यूज़ में रहा था। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? रोम, इटली में। हाँ, एक और इंडेक्स पे बात करेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि आपके पासपोर्ट में कितना पावर है, कौन सी कंट्री के पासपोर्ट में कितना पावर है, कि अगर आप उस कंट्री का पासपोर्ट होल्ड करते हो तो मैक्सिमम कंट्रीज में आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। तो इंडिया का रैंक क्या आया है? इंडिया का रैंक आया 90th हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो सबसे पहले किसी इंडेक्स में आपसे जो पूछा जा सकता है वो क्या हो सकता है कि आपके देश की क्या रैंकिंग है। तो इंडिया की रैंकिंग आई है 90। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टॉप्ड द रैंकिंग्स? तो कौन सी कंट्रीज का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है? अगर आपके पास उनका पासपोर्ट है तो आप मैक्सिमम कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज जापान एंड सिंगापुर, बोथ ए एंड सी। अगर आपके पास जापानीज पासपोर्ट है या सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 192 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। अब हो सकता है आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर मेरे पास इंडिया का पासपोर्ट है तो मैं कितनी कंट्रीज में ट्रैवल कर सकता हूं? तो अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप 58 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आपकी रैंकिंग जो है वो काफी नीचे है, 90 कंट्रीज में 90th रैंक आपका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखो मैं अगेन, जब भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सबसे पहला ध्यान हमारा होना चाहिए इंस्ट्रक्शन क्या है, इज इनकरेक्ट। तो यानी आपको नॉट ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इज द ओरिजिनल रैंकिंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स पासपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस देयर होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीजा। एब्सोल्युटली करेक्ट। Index was the brainchild of Dr. Christian Kalin. Okay, it was launched in 2006. Includes 199 passports. सारा डिटेल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। रैंकिंग इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव डेटा फ्रॉम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। यहां गलती है, ये जो डेटा आता है ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आता। ये जो डेटा आता है ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA से आता है। तो यहां पर इन्होंने आपको ट्रैप दिया है। ठीक है। तो अगेन थोड़ी सी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं ये मान के चलता हूं कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए कहता है, तो मैं इसे डिफिकल्ट की श्रेणी में रखूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज रैंक द लोवेस्ट इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? देखो लोवेस्ट में अफगानिस्तान है। अगर आप रैंकिंग देखोगे तो सबसे नीचे जो कंट्रीज हैं उनमें अफगानिस्तान है। ठीक है। इंडिया ने अपना रैंक कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर किया है, यानी 90th पोजीशन पे इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्रीज हैं? तो तजिकिस्तान एंड बर्किना फासो, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने के साथ इंडिया ने रैंक शेयर किया। अगेन अब देखो, अगर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फेयरली पॉपुलर इंडेक्स है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो ये फैक्ट्स जरूर आपने पढ़े होंगे। तजिकिस्तान और बर्किना फासो के बारे में आपने पढ़ा होगा। जिसने रैंकिंग टॉप की है जापान और सिंगापुर, उनके बारे में पढ़ा होगा। इंडिया का रैंक आपने पढ़ा होगा, जो सबसे नीचे है उसके बारे में पढ़ा होगा। ये बेसिक फैक्ट्स है जो किसी भी इंडेक्स में आप जनरली देखते हैं। हाँ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो
क्वेश्चन 43 है जहां पर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसको मैं थोड़ा डिफिकल्ट मान सकता हूं। अगेन इसमें आप 3-4 क्वेश्चंस स्कोर कर सकते थे। अभी जो हमने वर्ल्ड फूड डे वाला पैसेज देखा, उसमें भी अगर आप जो वर्ल्ड फूड डे कब आता है और वर्ल्ड फूड डे की थीम क्या थी, वो 2 क्वेश्चंस हम डिफिकल्ट मानते हैं। बाकी अगर आप क्वेश्चंस देखो तो एफएओ के हेडक्वार्टर्स बहुत इजीली गेसेबल थे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देयर वाज वन मोर क्वेश्चन विच वाज, हाँ, कौन से साल में नोबेल पीस प्राइज मिला, ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट की श्रेणी में मैं रखूंगा क्योंकि ईयर याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन आप जेम्स वेब टेलीस्कोप में कर सकते थे, तकरीबन 3 क्वेश्चन आप यहाँ कर सकते थे, या मान लीजिए 2 क्वेश्चंस आप यहाँ कर सकते थे और 3 क्वेश्चंस आप डेफिनेटली नेक्स्ट वाले पैसेज में आराम से निकाल सकते थे। 2 से 3 क्वेश्चंस आप आराम से उसमें भी कर सकते थे और यहाँ पर तो 4 क्वेश्चंस किए जा सकते थे। तो अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस आप इन तीनों पैसेजेस में कर सकते थे। सेकंड पैसेज में 3, बाकी दोनों पैसेजेस में आप 4-4 क्वेश्चंस आराम से कर सकते थे। तो यहाँ तक आपके तकरीबन 11 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए थे। अच्छा, 46 अपन आगे देखते हैं। अब ये जो पैसेज है ये नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स के ऊपर है। अगेन ये जो टॉपिक है नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स है, दिसंबर में काफ़ी न्यूज़ में रहा था और इसके जस्ट पहले नीति आयोग का ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी आया था। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि वो अभी यहाँ पर टेस्ट नहीं किया गया, बट वो भी एक अच्छा टॉपिक है, वो आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हेल्थ इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्टेट्स को हेल्थ पैरामीटर्स में 2-3 इसके कंपोनेंट्स हैं जहां पर ये रैंक करता है। ओवरऑल 24 इंडिकेटर्स हैं और 3 बड़े पैरामीटर्स हैं जिन पर ये रैंक करता है। और कौन से स्टेट में हेल्थ केयर सबसे अच्छी पाई गई है, लार्जर स्टेट्स में, बड़े स्टेट्स की श्रेणी में केरला। द करेक्ट आंसर इज केरला। केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, 4 ऑप्शंस दिए गए थे। करेक्ट आंसर इसमें जो होगा वो होगा केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेट हेल्थ इंडेक्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पर इनकरेक्ट नहीं पूछा गया, यहां पर आपसे पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, करेक्ट है। तो स्टेट हेल्थ इंडेक्स इज एन एनुअल टूल टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, कंपाइल्ड सिंस 2017, 2017 से पब्लिश हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। बेस्ड ऑन 24 इंडिकेटर्स, बिल्कुल ठीक बात है। 3 मेजर डोमेन्स होते हैं, हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, की इनपुट्स, बिल्कुल ठीक बात है। It consists of proportion of shortfall in healthcare providers to what is recommended functional medical facilities। तो ये सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। तो आंसर जो होगा आपसे, जो कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज रैंक द लोवेस्ट। अब ये तो हमने बात की कि कौन सा स्टेट लार्ज स्टेट्स की श्रेणी में सबसे ऊपर था, तो हमने देखा केरला सबसे ऊपर था। सबसे नीचे कौन सा स्टेट था, सबसे नीचे उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश के हालात हेल्थ केयर में सबसे खराब आए हैं। हालांकि इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस अगर देखी जाए, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। अच्छा, रिपोर्ट किसने बनाई है, तो रिपोर्ट में देखो नीति आयोग तो इन्वॉल्व है ही। नीति आयोग ने असिस्टेंस लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ, और एक तीसरी पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व है वो है वर्ल्ड बैंक। अब नॉर्मली आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप शायद WHO मार्क करके आ जाओगे कि ठीक है हेल्थ से रिलेटेड है तो WHO ही होगा, मगर यहां पर जो डेटा प्रोवाइड करता है उसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है। करंट CEO ऑफ नीति आयोग, देखो नीति आयोग के करंट CEO, इजी क्वेश्चन, अमिताभ कांत। अब अगेन अगर आप इस टॉपिक को देखो तो इस टॉपिक में आपसे हेल्थ इंडेक्स के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है डेफिनेटली टॉप रैंक कौन सा है, लास्ट रैंक कौन सा है, इंडेक्स बनाया किसने है, नीति आयोग के CEO कौन है। ठीक है। तो अगेन 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली डुएबल हैं। हाँ, लेकिन और कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, और क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते थे कि लेट्स से नीति आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो नीति आयोग का बैकग्राउंड आपसे पूछा जा सकता था। यहाँ पर CEO पूछा है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आपसे पूछे जा सकते थे। नीति आयोग कब एग्जिस्टेंस में आया आपसे पूछा जा सकता था। ठीक है, कौन सी बॉडी को रिप्लेस किया उसके बारे में पूछा जा सकता था। हो सकता है नीति आयोग का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता। ठीक है। हेल्थ इंडेक्स के बारे में भी थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे। हेल्थ इंडेक्स कब से कंपाइल होना शुरू हुआ। ठीक है। हेल्थ इंडेक्स में इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के डेटा के ऊपर पूछा जा सकता था। जैसे मैंने बताया कि इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रैंक स्टेट आया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते थे। तो अपने को इसको और थोड़ा गहराई में और थोड़ा डिटेल में इस टॉपिक को
प्रिपेयर करना है। अगेन जैसा मैंने बताया, नीति आयोग के जितने भी इंडाइसेस हैं, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट पैसेज जो है वो बात करता है बेलागावी डिस्प्यूट के बारे में। बेलागावी डिस्प्यूट जो अर्लियर बेलागावी वाज कॉल्ड बेलगाम, ठीक है, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में डिस्प्यूट है। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, फेयरली पॉपुलर टॉपिक है, ठीक है। तो डिकेड्स ओल्ड डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ओवर विच डिस्प्यूट, ऑब्वियसली बेलगाम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो बेलगावी डिस्प्यूट जब कर्नाटका और महाराष्ट्र में हुआ था, बेसिक फैक्ट्स आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बेलगाम जो पहले बॉम्बे प्रोविंस में यानी महाराष्ट्र में हुआ करता था, उसे कर्नाटका को दे दिया गया था और उसके खिलाफ फिर महाराष्ट्र ने अपील भी की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी वो कंसर्न्स रेज किए थे, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1966 में कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का नाम है महाजन कमेटी, ठीक है, महाजन कमेटी बनाई गई थी, जिसने कुछ पर्टिकुलर एरियाज जो कर्नाटका को दिए गए थे वो वापस महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र किए, बट बेलगाम और बेलागावी वॉज रिटेन्ड विद कर्नाटका। अभी हाल ही में थोड़े क्लैशेस हो गए थे प्रो कर्नाटका और प्रो महाराष्ट्र लोगों के बीच में, या प्रो मराठी और प्रो कन्नड़ा लोगों के बीच में। जब ये ट्रांसफ़र किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, तब लिंग्विस्टिक बेसिस पे ट्रांसफ़र किया गया था और ये पाया गया था कि 50% से ज़्यादा अगर आपकी पॉपुलेशन कन्नड़ा स्पीकिंग है तो आप कर्नाटका में जाएं, अगर मराठी स्पीकिंग है तो आप महाराष्ट्र में जाएं, ठीक है। ऐसा लॉजिक लगाया गया था। महाराष्ट्र क्लेम करता है कि उस समय ज़्यादातर पॉपुलेशन जो थी वो मराठी स्पीकिंग थी, उसके बावजूद कर्नाटका को ये दे दिया गया। बट वो डिस्प्यूट खैर अभी चल रहा है, मैटर है, बट बेलगाम इज़ अ पार्ट ऑफ कर्नाटका एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो कौन सी कमेटी बनाई गई थी? महाजन कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1966 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया था। अब अगेन और कौन से क्वेश्चंस यहाँ से निकल करके आ सकते हैं, फिर ये आपको थोड़ा सा जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स है वो पूरा टॉपिक थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको पढ़ना होगा एस.के. धार कमीशन के बारे में, आपको पढ़ना होगा जेवीपी कमीशन के बारे में, आपको पढ़ना होगा फजल अली कमीशन के बारे में, आपको देखना होगा कि किस तरीके से इंडिया का पूरा जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज करके जो चैप्टर हम इंडियन पॉलिटी में कवर करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान जो कई प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, किस तरीके से ग्रेजुअली हमने उसको आज की सिचुएशन में हम लेकर आए, जहाँ पर 28 स्टेट्स हैं हमारे, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। किस तरीके से स्टेट्स डिवाइड हुए, उसके बाद सारा प्रोसेस हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप इस टॉपिक का बैकग्राउंड पूरी तरीके से कवर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र डे कब मनाया जाता है? डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 1 मई महाराष्ट्र डे मनाया जाता है, ठीक है। कोई भी जो डे होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू रिमेंबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सेट अप इन दिसंबर 1948 टू लुक इनटू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स? अब देखो अगेन मे बी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था अगर यहाँ पर मैं कुछ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई कुछ कमिटीज़ और डाल देता, जैसे एस.के. धार कमीशन या फजल अली कमीशन डाल देता, तो बट जेवीपी कमेटी, अगर आप बाकी कमिटीज़ के बारे में बात करो, जैसे ए.के. राजन कमेटी तमिलनाडु में नीट को लेकर के न्यूज़ में थी, नीट को लेकर के सजेशंस दिए थे। मंडल कमीशन हम सबको पता है कि ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ उनके रिकमेंडेशन थे। बी.एन. श्री कृष्णा कमेटी भी अभी राइट टू प्राइवेसी को लेकर के थोड़ी सी ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो आप थोड़ा एलिमिनेशन से भी आंसर पर पहुंच सकते थे। जेवीपी कमेटी में 3 मेंबर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टभी सीतारमैया, इसीलिए इसे जेवीपी कमेटी कहा जाता है, जो दिसंबर 1948 में थी। और लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पे इनको रिपोर्ट देनी थी, जो कि इन्होंने दी और इन्होंने उसे सही क्राइटेरिया नहीं माना था। बट आगे जाकर के सब्सिक्वेंटली आप देखते हो पोटी श्रीरामुलू की हंगर स्ट्राइक, आंध्र प्रदेश का क्रिएशन, और उसके बाद फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फजल अली कमीशन, और वो सारी बातें अपन आगे देखते हैं, जिसकी वजह से फाइनली हमारे देश का स्ट्रक्चर वैसा रहा जैसा आज हम देखते हैं। तो देखो इस टॉपिक के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? हमें कर्नाटका बेलागावी डिस्प्यूट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कर्नाटका और महाराष्ट्र में क्या हुआ था, क्या अपील थी, महाजन कमेटी क्या थी, उनकी क्या रिकमेंडेशंस थी, 1967 में उन्होंने क्या रिकमेंड किया था, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। रीसेंट इंसिडेंसेस, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्लैशेज हैं, उनके बारे में उतना हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, मगर जो ये पूरा टॉपिक है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आता है, वो वाला एरिया जो है हमें बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जेवीपी कमेटी मेरे हिसाब से एक आसान क्वेश्चन था, दिस वाज डिफिकल्ट, दिस वाज अगेन एन इजी क्वेश्चन।
अगर आप कर्नाटका और महाराष्ट्र बेलागावी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानते हैं तो आपने महाजन कमीशन भी पढ़ा होगा, बट स्टिल मैं ये मान के चलता हूँ कि एक अच्छा बच्चा शायद 4 क्वेश्चंस कर सकता था और 3 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली डुएबल थे। अच्छा, देखो नेक्स्ट टॉपिक करतारपुर कॉरिडोर है। करतारपुर कॉरिडोर नवंबर के महीने का टॉपिक है। अभी ज़्यादातर टॉपिक्स जो हमने देखे वो ज़्यादातर दिसंबर के आसपास के टॉपिक्स थे, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स के बारे में हम बात करें, या कर्नाटका बेलागावी डिस्प्यूट के बारे में बात करें, तो ये सब दिसंबर में न्यूज़ में थे। करतारपुर के बारे में हम बात करें तो वो नवंबर का टॉपिक है। करतारपुर कॉरिडोर जो है गुरु नानक जयंती के दिन जब फार्म लॉज को वापस रिपील किया गया था तभी करतारपुर कॉरिडोर के बारे में भी घोषणा की गई थी। अब देखो करतारपुर कॉरिडोर अगेन जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पॉपुलर टॉपिक भी है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। डैश कॉरिडोर इज अ वीजा फ्री बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको पता है कनेक्टिंग गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान टू द बॉर्डर विद इंडिया। तो ये पाकिस्तान की नारोवाल डिस्ट्रिक्ट और इंडिया में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता हुआ कॉरिडोर है। वीज़ा फ्री कॉरिडोर है, यानी अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो भी आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं इंडिया से पाकिस्तान। और ये कॉरिडोर का नाम है करतारपुर कॉरिडोर। अगेन फेयरली इजी क्वेश्चन 56। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अगेन सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखेंगे, इज इनकरेक्ट। कॉरिडोर कनेक्ट्स दरबार साहिब गुरुद्वारा इन नारोवाल डिस्ट्रिक्ट विद डेरा बाबा नानक इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। ये मैंने अभी आपको बताया करेक्ट स्टेटमेंट है। वीजा फ्री मूवमेंट फैसिलिटेट करता है, बिल्कुल। अगर आपके पास सिर्फ पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा फ्री मूवमेंट आप कर सकते हो। कॉरिडोर वाज बिल्ट टू कमेमोरेट 500th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ गुरु नानक देव, फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ऑन 12 नवंबर 2019। तो बिल्कुल 12 नवंबर 2019 को कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया गया था, मगर बर्थ एनिवर्सरी वो 550th थी, ठीक है, 500 भी नहीं, 550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। तो यहां पर ये जो डेटा है वो गलत हो जाता है और ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट आइडेंटिफाई किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? अब देखो करतारपुर की इंपॉर्टेंस क्या है। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष, लास्ट 18 ईयर्स जो है वो करतारपुर में निकाले थे। सो बेसिकली इट इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी डाइड एट करतारपुर, ही वाजंट बॉर्न, ही वाज बॉर्न एट तलवंडी, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो हुआ था तलवंडी में होता है, जिसे ननकाना साहिब भी कहा जाता है, और उनकी जो डेथ हुई थी वो करतारपुर हुई थी, इसीलिए इसे करतारपुरा कॉरिडोर की इतनी इंपॉर्टेंस मानी जाती है। कौन सी नदी के किनारे पर है? तो रावी नदी के किनारे पर है। रावी नदी के किनारे, अगर आप वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करें तो गंगा जो है वो प्लेन्स में बहती है और कृष्णा जो है वो नीचे की तरफ। कृष्णा जो रिवर है वो महाराष्ट्र से निकलती हुई कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होती हुई बे ऑफ बंगाल जाती है। तो करेक्ट जो इसका आंसर होना चाहिए वो रावी नदी होना चाहिए। What was the name of military operation aimed at neutralizing militant Sikh preacher Jarnail Singh Bhindranwale and his band of armed supporters ensconced in Golden Temple complex in Amritsar? तो अगर आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के बारे में मेजर इवेंट्स थोड़े बहुत पढ़े हैं, बहुत फेमस ऑपरेशन है ये, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो इंदिरा गांधी ने ऑथोराइज किया था, जिसकी वजह से बाद में इंदिरा गांधी असैसिनेशन हुआ, जिसकी वजह से बाद में हिंदू सिख राइट्स हुए, ठीक है। बहुत फेमस ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, जिसमें गोल्डन टेम्पल पे आर्मी को अलाउ किया गया था, एक पूरा ऑपरेशन उन्होंने वहाँ पे कंडक्ट किया था मिलिटेंट्स के खिलाफ, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, ठीक है। अगेन मेरी नज़र में फेयरली 3 क्वेश्चंस इसमें डेफिनेटली डुएबल थे। करतारपुरा कॉरिडोर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको है तो आपको ये पता होना चाहिए कि करतारपुर कॉरिडोर, एटलीस्ट नाम सबसे पहले करतारपुर कॉरिडोर का पूछा गया है। फिर कॉरिडोर जो है वो गुरु नानक जी की बेसिकली प्लेस जो है वो रेस्टिंग प्लेस पर बना है। कौन सी नदी के किनारे बना है, मे बी डिफिकल्ट। ऑपरेशन ब्लू स्टार फेयरली इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगेन आप 3 क्वेश्चन इसमें बड़े आराम से कर सकते हैं और शायद 4 भी कर जाएंगे। अच्छा, अब हम लास्ट सेट के बारे में बात करते हैं। लास्ट सेट ईरान न्यूक्लियर डील पर बना है। ईरान न्यूक्लियर डील पे ऑलरेडी काफ़ी बातें हुई हैं। ईरान न्यूक्लियर डील वैसे भी इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही में इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई थी कि ईरान न्यूक्लियर डील जो एक तरीके से ठप पड़ गई थी यूएस के विड्रॉल के बाद, वो वापस से उस पर बातचीत शुरू हुई है। बातचीत कहाँ शुरू हुई है? बातचीत शुरू हुई है वियन्ना, ऑस्ट्रिया में। अब वियन्ना में ही बातचीत क्यों शुरू हुई है? क्योंकि 2015 में ये डील भी वियन्ना में साइन हुई थी और वियन्ना हेडक्वार्टर्स है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, जो कि एक की पार्ट प्ले करता है इस पूरी डील में, ठीक है।
तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है। तो 2015 में ईरान विद परमानेंट 5+1 ग्रुप्स, परमानेंट 5 मतलब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं वो परमानेंट 5, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, +1 कौन सा? जर्मनी। ये अग्रीड ऑन अ लॉन्ग टर्म डील ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है। 2015 में डील हुई थी। डील का ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कर्टेल किया जाए और उसके बदले में ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं वेस्टर्न पावर्स ने उनको लिफ्ट ऑफ किया जाए। तो ईरान अग्रीड टू कर्ब इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटी इन रिटर्न फॉर लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस, जो मैंने अभी आपको बताया। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। इन मई 2021 यूएसए अबेंडेंड द डील, यहां पर यह गलत हो गया। ये हुआ था मई 2018 में। 2018 में यूएसए ने, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये डील विड्रॉ कर ली थी। उन्होंने कहा ये डील जो है वो फ्लॉड है और उन्होंने डील से यूनिलैटरल विड्रॉल, बिना किसी बाकी लोगों से बात किए अपना डील से विड्रॉल कर लिया था। Agreement allowed Iran to accumulate small amounts of uranium for research, but it banned the enrichment of uranium, which is used to make nuclear fuel. This is part of the conditions of JCPOA. तो आपके ऑप्शन ए, बी और डी सही है। जो गलत स्टेटमेंट है वो ऑप्शन सी है। क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया। डेट गलत है यहाँ पे, ये 2018 होना चाहिए था। After months of continuous delays, indirect talks resumed on 29th November in Vienna to resuscitate the deal. Which of the following is not a party to the talks? तो देखो ये ऑलरेडी हमने बात की कि परमानेंट 5+1 और ईरान के बीच में डील हुई थी। तो फ्रांस, चाइना और ईरान ऑब्वियसली पार्टीज थे। इंडिया इसका हिस्सा नहीं था। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील एनीमोर। अगेन इजी पिकिंग जिसको किया जा सकता था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल। विच ईयर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड? ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगेन जैसा मैंने कहा कि जो भी यूएन एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया है, उन सब के एस्टैब्लिशिंग ईयर, उनके फाउंडिंग ईयर, उनके चीफ, उनके हेडक्वार्टर्स ये आपको पता होने चाहिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के केस में करेक्ट आंसर है 1957, बट स्टिल मैं इसे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मानता हूँ। करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम राइसी इस समय ईरान के प्रेसिडेंट हैं। फेयरली इजी क्वेश्चन। विच कंट्री हैज बीन एक्सेप्टेड एज 9th फुल मेंबर ऑफ एससीओ? अगेन अगर इस क्वेश्चन के लिए आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं, एससीओ क्या है। देखो हाल ही में एससीओ समिट हुई थी कुछ समय पहले, और इन द मंथ ऑफ आई गेस बिटवीन सितंबर अक्टूबर एससीओ समिट हुई थी, और आई थिंक इन द मंथ ऑफ सितंबर ब्रिक्स समिट के बाद फिर एससीओ समिट हुई थी, और समिट हुई थी दुशानबे तजिकिस्तान में, ठीक है, जिसमें कंट्री की मेंबरशिप को, एससीओ ग्रुप की मेंबरशिप को बढ़ा दिया गया था। 8 मेंबर कंट्रीज हैं, इनमें चाइना है, इसमें इंडिया है, इसमें पाकिस्तान है, इसमें रशिया है, 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। और उसके बाद 9th फुल मेंबर बनाया गया था ईरान को, ठीक है। क्योंकि हम बात ईरान के बारे में कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर फिगर आउट हुआ कि 9th मेंबर ऑफ एससीओ क्या है। अगेन एससीओ के बारे में और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एससीओ कब फॉर्म हुआ, एससीओ चार्टर कब साइन हुआ, एससीओ चार्टर कब एनफोर्स हुआ, इंडिया और पाकिस्तान को मेंबरशिप कब दी गई, ठीक है। एससीओ समिट कहाँ हुई थी, एससीओ के सेक्रेटेरिएट कहाँ है, ये भी इंटरेस्टिंग है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम है, मगर सेक्रेटेरिएट शंघाई में नहीं है, बीजिंग में। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर हैं। तो एससीओ से जुड़े भी और क्वेश्चंस हो सकते हैं, ईरान से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। जेसीपीओए से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इनिशियली ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ था, ईरान ने एनपीटी कब रेटिफाई किया, ठीक है, कब जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन हुई थी, ईरानियन रेवोल्यूशन कब हुआ था, ठीक है। और बेसिकली ईरान की जो जेसीपीओ में शर्तें उन्होंने एग्री की, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और हू नोज, अभी भी टॉक्स रिज्यूम हो चुकी हैं, कल को हो सकता है इसमें कुछ और लैंडमार्क डेवलपमेंट हो, तो उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक्सेप्ट वर्ल्ड फूड डे वाला जो पैसेज था, वहाँ मुझे लगता है कि शायद आपको 3 क्वेश्चंस करेक्ट करने में हो सकता है लोगों को तकलीफ आई हो। बाकी चारों पैसेजेस में आप इजीली 3 to 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। तो आउट ऑफ इफ आई से 6 पैसेजेस, आई कुड इजीली सी आउट ऑफ रिमेनिंग 6 you could have scored anywhere between 20 to 24 marks। और वर्ल्ड फूड डे पर भी आप आराम से 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली कर सकते थे, शायद तीसरा भी कर देते। तो आई कैन से एनीवेयर बिटवीन लेट्स से 23 to 26 मार्क्स इसमें डेफिनेटली अचीवेबल हैं।
आप बिल्कुल आराम से इतना स्कोर अच्छा अगर आपकी तैयारी है तो आप लेकर आ सकते हैं। ये आपकी टारगेटेड रेंज होनी चाहिए। इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन दिस, ठीक है, इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन दिस यू शुड बी फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट यू। इफ़ यू आर, आई मीन डेफिनेटली यू शुड एम समवेयर अराउंड 23, 24 टू 27, आप ये कह सकते हैं कि 23 टू 27 का जो रेंज है वो मेरे हिसाब से एक अच्छा टारगेटेड रेंज इसमें होना चाहिए। आई होप दिस मॉक प्रोवाइड्स यू अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। बहुत अच्छे टॉपिक्स मेरे को लगा कि जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए, और हमने ये भी देखा कि इन टॉपिक्स से और भी क्या क्वेश्चंस, तो एक ऐसा अपनी तैयारी को यहाँ लिमिट ना करें कि हमने ये क्वेश्चंस कर लिए और बस, बट इन टॉपिक्स से और भी जो मैंने बताया कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, वहाँ तक अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है गाइस, तो दिस इज द एनालिसिस फॉर दिस पर्टिकुलर मॉक। वी विल कम अप विद द एनालिसिस फॉर द रिमेनिंग 2 tests in Score Booster series, and I hope that they will prove useful to you. Till then, take care, goodbye, and keep reading.